बागेश्वर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर घोसी की बात करें तो यहाँ पर निराशा जरूर होगी। यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो पीछे फिलहाल चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सपना जी, अभी बहुत ज्यादा मैंने पहले भी कहा था और फिर यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा उतावलापन जो है ये अच्छा नहीं। अभी आने वाले रुझान जो है उनका थोड़ा सा इंतजार किया जाए, क्योंकि हम आपने देखा होगा इसके पहले भी जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, चाहे रामपुर का रहा हो चाहे आजमगढ़ का, उसमें भी शुरुआत में यही था कि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन दल के जो प्रत्याशी थे तो बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन हमने आखिर आखिर में उनको उनके घर में ही इस तरीके से पराजित किया कि आज तक समाजवादी पार्टी वहां पर प्रत्याशी खड़ा करने की सोच भी नहीं रही है। तो यही हाल यहाँ पर भी होगा। दारा सिंह चौहान जी विजयी प्रत्याशी बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा में पहुंचेंगे और आप देखेंगे कि घोसी की जनता का फैसला जो है उसका हम सम्मान करते हैं। और घोसी की जनता ने ये बिल्कुल साफ कह दिया था कि हम चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो और हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से हम जुटे। हम नहीं चाहते हैं कि जो पहले यहाँ पर जिस तरीके से दूसरी पार्टी का वर्चस्व रहा है, परिवारवाद की राजनीति लोग करते रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ पिछड़ापन देखने को मिला है। तो वहीं अब वो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, जनता चाहती है। और जनता से बीच में जाकर हमने जब सर्वे वहां पर कराया है, ऐसा नहीं कि हमने रातों रात उनको प्रत्याशी बना दिया सिर्फ इस वजह से कि वो समाजवादी पार्टी छोड़कर आए, ऐसा नहीं। जनता की मांग थी और वहां पर जो वहां पर हमारी जिला इकाई है, जो वहां पर बूथ अध्यक्ष हैं, जो वहां पर मंडल अध्यक्ष हैं, सबसे मिलने के बाद जनता के बीच में सर्वे कराने के बाद ये तय हुआ कि एक प्रत्याशी तरीके से उतारा जाए जो जीत के लिए पर्याप्त हो। तब दारा सिंह चौहान जी का नाम जो है वो पार्टी ने घोषित किया और उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार किया। और आज हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि चुनाव का परिणाम जब भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। शर्मा जी, घोसी उपचुनाव के लिए आप इंतजार करने वाले हैं, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव के जिस तरीके से नतीजे आप सामने आ रहे हैं, खुशी अभी से ही मनाई जाएगी या फिर अभी थोड़ा इंतजार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम इंतजार करेंगे। हम जब तक परिणाम नहीं आएगा हम कोई उतावलापन नहीं दिखाना चाहते हैं कि छोटी सी बढ़त अगर वहां पर मिली है तो फौरन उसको उत्साह में कर ले। हमको तो पता है कि हमारा प्रत्याशी जिता हुआ है, जनता हमारे साथ है और राष्ट्रहित में जो भी वोट पड़ रहे हैं वो हमारे लिए पड़ रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त, हम परिणाम का इंतजार करेंगे। हम कोई उतावलापन नहीं करेंगे, हम कोई अभी से ढिंडोरा नहीं पीटेंगे कि हम प्रत्याशी हमारा जीत गया। हम पूरी तरीके से इंतजार करेंगे जब तक कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान न कर दिया जाए, जब तक वहां प्रशासन की तरफ से ऐलान न कर दिया जाए कि प्रत्याशी आपका जो है विजयी हुआ है। उसके बाद हम तैयारी पूरी करे हुए हैं। कार्यालय पूरी तरीके से सजाया जा चुका है, मिठाइयां कार्यकर्ताओं ने मंगा कर रखी है, विजय माला बना कर रखा है, रथ पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार इसका है कि वहां पर जो है प्रशासन की तरफ से जब घोषणा की जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आए, उसके बाद हम अपनी खुशी का इजहार करेंगे। ठीक है, और घोसी उपचुनाव को लेकर अब बात कर लेती हूँ, क्योंकि वहां पर ओपी राजभर लगातार एक्टिव मोड पर नजर आए, लेकिन उनकी तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी भी दी गई जो कि जनता के सामने अच्छी तरीके से नहीं पहुंची या जनता ने उसको अच्छी तरीके से नहीं लिया। अगर इस तरीके से परिणाम रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ओपी राजभर के द्वारा जो बयान दिए गए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को पसंद नहीं आया वो, और जनता ने इसलिए नकार दिया यहाँ पर? नहीं, देखिए जनता ओम प्रकाश राजभर जी के शब्दों को अच्छी तरीके से जानती है, वो वहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। लेकिन हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उसने ग्रहण की, समाजवादी पार्टी के खैमे को छोड़कर आया, समाजवादी पार्टी की नीतियों से ऊब कर आया, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो हैं उनकी नीतियों से आहत होकर आया। और उसको ये लगा कि हम इस पार्टी में अगर रहेंगे तो हमारा दम घुटता रहेगा। तो जनता से उसने जो है विचार विमर्श किया अपने मतदाताओं से, और सबका आशीर्वाद लेने के बाद तब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी होती। अब ओम प्रकाश राजभर जी उसको अपना वर्चस्व मान ले, उसको अपना जो चाहे मान ले, लेकिन उससे जो है हम थोड़ा सा अभी दूरी बनाए हुए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार कर रही थी। ओम प्रकाश राजभर जी भी वहां पर लगे हुए थे, संजय निषाद जी भी लगे हुए थे, अपना दल भी लगे हुए थे, जो भी हमारे गठबंधन दल के नेता है सब वहां पर लगे हुए थे। और सबकी यही इच्छा है, जनता की भी इच्छा यही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए, ताकि वहां पर इंतजार करना यहाँ पर पड़ेगा कि जनता की क्या इच्छा है, और उसका जब परिणाम सामने आएगा तो जरूर मैं ये सवाल भी आपसे पूछूंगी। लेकिन इसी बीच प्रशासन पर बहुत सारे सवाल जो है सपा की तरफ से खड़े किए गए हैं। ये कहा गया है कि प्रशासन और तमाम अधिकारी ये चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर चुनाव प्रभावित किया जा रहा है, तमाम ऐसे समर्थक है सपा के जिनको वोटिंग ही करने नहीं दी।
सपना जी देखिए, हमेशा ये होता है और अभी भी यही पता चला है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में प्रवक्ताओं को एक स्पेशल क्लास दी जा रही है कि हारने के बाद क्या क्या बयान आपको देने हैं। तो उसमें प्रशासन पे आरोप लगाना, गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की बताना, ईवीएम में गड़बड़ी बताना, ईवीएम हैक करना बताना, प्रशासन की जबरदस्ती बताना, समाजवादी पार्टी के वोट को न पड़ने देना बताना। तो इस तरीके की बातें जो है हारने के बाद हमेशा से समाजवादी पार्टी के खेमे में आई है। और ये हारे हुए उनके बयान जो हैं यही साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। क्योंकि हमारी तरफ से तो ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हमको वोट नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे प्रत्याशी को जो प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, हम पूरी तरीके आश्वस्त है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो इनके यहाँ हमेशा से एक अलग से कक्षा चलती है, क्लास चलती है कि हारने के बाद क्या बयान देना है, तो उसी पर उनकी रिहर्सल चालू गई है। और हारने के बाद सपना जी आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है कि अखिलेश यादव भी यही कहें कि वहां पर गड़बड़ी की गई, प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, ईवीएम पे गड़बड़ी की गई। तो इस तरीके के बयानात के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमेशा हारने के बाद विपक्ष इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगाता रहता है। ठीक है, अब मेरा जो अगला सवाल रहने वाला है, मैं जानती हूँ कि उस पर आप ये कहेंगे कि इंतजार करने की जरूरत है, इंतजार करिए, आपको पूरा विश्वास है कि आपका प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाते आ रहे हैं, अगर यहाँ पर सपा की जीत हो जाती है तो 2024 के लिए आपके लिए क्या चुनौती होगी INDIA गठबंधन बनने के बाद? नहीं, बहुत बहुत ज्यादा चुनाव पे जो है हमारे ख्याल से असर नहीं पड़ेगा। असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। अभी भी मैं आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही वहां पर जीतेगा। ये आप लिख कर रख लीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर वोट किया, जो परसेंटेज वहां रहा है वो पिछली बार से ज्यादा रहा है। और इस बार अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटा है। वहां पर चौहान का वोट वहां पर बढ़ा है, वहां पर अपना दल का वोट बढ़ा है, वहां पर जो राजभर जी जो हैं उनकी पार्टी का भी वोट बढ़ा है। तो मिला जुलाकर यह कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है और जो भी मतदान का प्रतिशत रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। इंतजार के लिए हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार जरूर किया जाए, परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करेगी। इसलिए आपको तो पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पर इंडिया को भी पूरा विश्वास है, INDIA जो गठबंधन बना है उनको भी पूरा विश्वास है कि 2024 में तो उनकी जीत होगी ही होगी, लेकिन ये जो चुनाव है उसमें भी उन्हीं की ही जीत होने वाली है, ये भी साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए 2024 के चुनाव के लिए तो आपको सपना जी अच्छी तरीके से मालूम है कि 26 पार्टियों का गठबंधन है, 26 प्रधानमंत्री उनके यहाँ हैं, 26 नेता उनके यहाँ हैं, 26 संयोजक उनके यहाँ हैं, 26 प्रभारी उनके यहाँ हैं, 26 मुखिया उनके यहाँ हैं। अभी तो आप पर भी बोल रहे हैं कि 38 आप भी लेकर आ गए हैं, पता नहीं कौन कौन से लेकर आ गए हैं, ना तो वो विधायक है ना तो वो सांसद है, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं उनको भी नहीं पता। सपना जी एक चेहरा प्रधानमंत्री, एक चेहरा प्रधानमंत्री और एक चेहरा राष्ट्रभक्ति, एक नारा देश के जो है सुरक्षा, एक नारा है जो देश को बढ़ाने के लिए है। तो मिला जुला कर हमारे यहाँ एक राय, एक नेता है जो आप पूरी तरीके से जानते हैं कि मोदी जी का चेहरा जो है वो पूरी तरीके से पहले भी था और आज भी है। हमारे यहाँ कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ संयोजक का इंतजार नहीं करना है, हमारे यहाँ सीटों के बंटवारे का इंतजार नहीं करना है, हमारे यहाँ किसी को जो है नेता नहीं बनाना है, किसी को मुखिया नहीं बनाना है। तो ये सारी चीजें आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में आपने देखा कि यहाँ पर उनके नेता ने जिस तरीके से शरद पवार ने इंडिया पे अपना प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, 2 जगह और वहां पर मीटिंग हुई, लेकिन वहां पर बहुत ही सादे तरीके से गए। लेकिन जब उन्होंने महाराष्ट्र में मीटिंग की तो अपना दबाव बनाने के लिए कि हमको संयोजक बनाया जाए, हमको जो है प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, तो अभी कहीं ना कहीं अंदर खैमे में उनके यहाँ आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता जो इस वक्त इंडिया गठबंधन में है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं और उनके यहाँ एक बहुत बड़ी टूट होगी। आप देखेंगे कि बहुत जल्द जैसे ही चुनाव करीब आएगा तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट कर बिखर जाएगा और उसका असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ेगा। जो राष्ट्रहित है, 24 का चुनाव जो है वो राष्ट्रभक्ति का चुनाव है, देश के हित का चुनाव है, उसमें कहीं से भी जनता गलती नहीं करेगी। 2 बार जिस तरीके से जनता ने भारत की अपना समझदारी का परिचय दिया है, तीसरी बार भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
तीसरी बार बनी। लेकिन ये आप भी जानते हैं बखूबी कि यहाँ पर अगर किसी की सरकार होती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार के प्रति लोगों का रोष भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो किसानों में भी खासा रोष है। यहाँ महंगाई को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाते हैं विपक्ष की तरफ से भी। INDIA गठबंधन जो बना है, इनका मेन मकसद फिलहाल ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है। प्रधानमंत्री कौन होगा ये बात की बात है, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी वो प्रचार प्रसार पूरी तरीके से करेंगे और ये जनता की आंखें खोलने का प्रयास किया जाएगा कि बीजेपी उनके साथ क्या कुछ कर रही है। देखिए सपना जी, ये चुनाव जो हो रहा है 2024 का, तो विपक्ष सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रही है। जीतने की बात तो अभी वो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2024 में भी अगर हम हार गए तो शायद उनके लिए आखिरी चुनाव हो। इस वजह से छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल जो हैं, जो पूरी तरीके से परिवारवाद पर आधारित हैं, चाहे वो शरद पवार जी का भी अभी आपने ड्रामा देखा होगा, किस तरीके से वहां पर अजीत पवार जी के साथ लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं, गोपनीय बैठक भी कर रहे हैं और उसके बाद विरोध भी कर रहे हैं, अपना पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उसी तरीके से आप बिहार में लालू यादव को भी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ले लीजिए और क्या कहते हैं कि ये आपके दिल्ली में, पंजाब में केजरीवाल जी को ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है पूरी तरीके से पूरा राष्ट्र ये जानता है। तो ये सारी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए लड़ रही। और भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्र धर्म है, भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय भावना है, जिसके साथ आज जनता लगातार जुड़ती चली आ रही है। और सबसे बड़ी दो और जो उनके पास था, दलित और अल्पसंख्यक का, जिसके ऊपर जो है राजनीति होती थी, जिसको डराया जाता था, जिसको धमकाया जाता था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि आ जाएगी तो आपका वोट देने का अधिकार छीन लेगी, आ जाएगी तो आपको पाकिस्तान भेज देगी। तो वो सारी धारणाएं भी भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों में पूरी तरीके से खत्म कर दी है और सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जो है वो भारतीय ठीक है, जनता मैं पार्टी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। घोसी उपचुनाव की मतगणना जारी है